वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कंसेप्शन बायोलॉजी का चैनल। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक टॉपिक नहीं बल्कि एक इंट्रोडक्शन है एक बहुत बड़े टॉपिक के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने कहा था कि हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस से पहले हमने एक उसका ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था जिसमें हमने ये देखा था कि कौन से हमारे पास जो टॉपिक्स होंगे वो कवर होंगे, कौन से जो पाथवे हैं वो फॉलो होंगे ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने वो स्टार्ट लिया था कि फोटोलाइसिस कैसे होगी और उसके बाद फिर जी स्कीम और उसके बाद कैल्विन साइकिल। इन सारे को एक लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर जो है डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के लिए। इसी तरीके से अब हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है वो हो गया कंप्लीट। बायोएनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाए तो इट्स मीन का आपका 50% जो है वो क्लियर हो गया। अब अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि फोटोसिंथेसिस में हमने ये तो देख लिया कि जो पौधे हैं वो रॉ मटेरियल को यूज़ करके CO2 और H2O को यूज़ करके कैसे कितनी मुश्किल से जो CH6H12O6 बनाते हैं, जो अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं या फिर सेलुलोज बनाते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं बड़ी मुश्किल से वो खुद अपने लिए बनाते हैं। तो वो जो मोनोमर है वो थ्रू द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो बनाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि वो जो इतने मुश्किल से हमने बिल्डअप किया था, जो एनाबॉलिज्म हो गई थी, अब वो दोबारा से टूटेगा कैसे। एक जो हमारे पास ग्लूकोज बन गया था या जो कार्बोहाइड्रेट्स बन गए या जो कोई खुराक बन गई, कोई प्रोटीन बनी हुई है, अब वो प्रोटीन दोबारा से टूटेगी कैसे और उसमें से एनर्जी कैसे ऑब्टेन होगी। और ये वाला काम क्योंकि हमारे पास प्लांट्स में भी ये काम हो रहा होता है और एनिमल्स में भी हो रहा होता है, लेकिन एनिमल्स में बड़ा डोमिनेंट हो रहा होता है और वो इस वजह से हो रहा होता है कि वहाँ पे उनको खुराक के लिए कोई और सोर्स नहीं, एनर्जी ऑब्टेन करने का कोई और सोर्स एनिमल्स या हेटेरोट्रॉफ्स जितने भी हैं उनको अवेलेबल नहीं होता। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ से अपनी एनर्जी हासिल करनी होती है और वो चीज़ है किसी और चीज़ को खा जाना। वो किसी और चीज़ को खाएंगे, उसमें से ग्लूकोज अपने लिए निकालेंगे, सुक्रोज निकालेंगे, प्रोटीन निकालेंगे, लिपिड्स निकालेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स निकालेंगे, जो मर्जी निकालें। अल्टीमेटली उन्होंने उसमें से ग्लूकोज बना के उस ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, क्या करना है, ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करना है। तो वो ग्लूकोज फिर कैसे टूटता है, उससे क्या बनता है, कितनी एनर्जी आती है, किस तरह से आती है, कितनी आती है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जो हमारा जो टॉपिक है, जो आगे कुछ जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं वो रिलेटेड टू दिस टॉपिक ही होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, सेल्यूलर रिस्पायरेशन। आज का टॉपिक क्या है हमारे पास, सेल्यूलर रिस्पायरेशन। जैसे फोटोसिंथेसिस था, उसके बाद हमने कहा था दूसरे पे हम पढ़ेंगे सेल्यूलर रिस्पायरेशन, तीसरे पे हम पढ़ेंगे फोटो रिस्पायरेशन। तो ये हमारे पास दूसरा टॉपिक है मेन, और वो क्या है, सेल्यूलर रिस्पायरेशन। सेल्यूलर रिस्पायरेशन जो है ना, इससे पहले हम एक चीज है जो इसको समझना है, क्योंकि सेल्यूलर रिस्पायरेशन सारे रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होंगे और वो एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। यही हमारे पास जो है एक सीरीज के फॉर्म में चल रहा होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और एक सेल्यूलर रिस्पायरेशन जो है वो हो रही होती है। तो सबसे पहले हमने बायो में से एक छोटे से जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करना है, और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि बायो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होती है। बायो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होती है, ठीक है, इन बायोलॉजी में हम देखेंगे। क्योंकि हमें आगे सारा बायो पढ़ना है, तो बायो के लिहाज से हमें पता हो कि कब कोई काम होता है तो वो ऑक्सीडेशन होगी और कब कोई काम होगा तो वो रिडक्शन होगी। तो सिंपली सी बात है, देखिए हम केमिस्ट्री में बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले क्या थे, 1 था, और उसने अब इलेक्ट्रॉन जो है वो +2 हो गए। कोई भी हमारे पास है, एक A था, बाद में वो A+ हो गया, मतलब एक उसको पहले एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अब उसने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जो निकालने का प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का प्रोसेस है, वो बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडेशन है। वो क्या है, ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज कर रही होती है, वो ऑक्सीडेशन है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज कर रही होती है वो रिडक्शन है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का फर्क है। बायो में जो है ये सीन नहीं होता, मतलब ऑलमोस्ट ये सीन नहीं होता। कभी कभी जैसे आयरन के केस में जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखेंगे इसकी, तो उसमें आयरन की केस में ये वाला सीन हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट अमूमन जो बायो में क्या होता है, बायो में ये रिलेटेड टू होता है हाइड्रोजन एटम के। किसके रिलेटेड होता है, हाइड्रोजन एटम के।
हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या होगा कि बिलफर्ज हमारे पास कोई भी बायोमोलिक्यूल है, कोई भी बायोमोलिक्यूल में उसको एक बोल देता हूँ, कोई भी बायोमोलिक्यूल है जो तुम लोगों के जहन में आते हैं बायो से रिलेटेड, उस मॉलिक्यूल के साथ लगा दो, ठीक है। कोई भी बायोमोलिक्यूल है, अगर ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, इसके पास H है, इसके पास H है और उसने एक रिएक्शन में ये H कर दिया रिलीज, ये H क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, मतलब ये अलग हो गया और ये एक अलग हो गया। कोई मॉलिक्यूल था जिसके पास जो AH है बायोमोलिक्यूल है और उसने प्रोटॉन जो है वो रिलीज कर दिया, जो हाइड्रोजन एटम है, सॉरी जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है, द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन biological reactions और metabolic reactions भी इसको बोल सकते हैं, और biological reactions is called oxidation। मतलब अगर कोई बायोमोलिक्यूल हाइड्रोजन एटम जो है वो रिलीज करता है तो इट्स मीन वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, वो एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वो H एटम जो है वो रिसीव करता है, क्या कर लेता है, रिसीव करता है, कैप्चर करता है, अपने साथ मिलाता है, तो वो होगी हमारे पास रिडक्शन। वो क्या होगी, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब बायो में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, H अब जो मॉलिक्यूल जो एटम है, जो हाइड्रोजन एटम है, उसका रिलीज होना वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। और उसका गेन होना, उसका एक्वायर होना वो हमारे पास क्या है, रिडक्शन है। इस चीज को समझ आ गई कि अगर हाइड्रोजन एटम रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर हाइड्रोजन एटम गेन हो रहा है तो वो हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। बिलफर्ज एक सिंपल से तुम लोगों ने ये चीज देखी होगी, NADPH, ठीक है, अभी फोटोसिंथेसिस में हमने देखा। तो हमने कहा कि रिएक्शन के दौरान ये NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन में, ठीक है, ऐसा ही है। ये एक रिएक्शन है जो हुआ। अब इसमें देखिए ये हमारे पास क्या था, एक बायोमोलिक्यूल है, इसने हाइड्रोजन क्या कर दिया, लूज कर दिया। हाइड्रोजन क्या कर दिया, इसने लूज कर दिया। तो क्योंकि इसने हाइड्रोजन लूज कर दिया तो यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन हो गई। क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। मतलब ये NADPH खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना, ये कौन सी फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो इसने H रिलीज कर दिया तो इट्स मीन यहाँ पे हो गई ऑक्सीडेशन। अब अगर ये दोनों आपस में किसी एनर्जी के जरिए मिलते हैं तो दोबारा से इनसे क्या बन जाता है, NADPH। तो अब ये देखिए ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म था, इसने हाइड्रोजन को गेन किया और इस फॉर्म में आ गया, तो ये क्या होगी, अब रिडक्शन होगी। ये क्या होगी हमारे पास, रिडक्शन। तो अब ये फटा समझ आ गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है इन द केस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। केमिस्ट्री में तो इजी है, केमिस्ट्री के लिहाज से भी देखें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, यहाँ पे +1 हो गया, तो ये अब ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ से +1 से 0 पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी पता चल रहा है कि रिडक्शन हो रही है। केमिस्ट्री के हवाले से भी ये चीजें ना वो फुलफिल हो जाती है। लेकिन बायो में इस चीज को समझो कि हाइड्रोजन एटम रिलीज हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। अगर हाइड्रोजन एटम जो है वो गेन हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है, रिडक्शन है। वो क्या है हमारे पास, रिडक्शन। तो जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो भी सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस है। वो भी सीरीज ऑफ क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा होता है, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हमारे पास जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो भी सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस है, सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस की सीरीज है, इसी तरह हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो भी रिडॉक्स रिएक्शन की सीरीज है। क्या है मतलब उसमें, जैसे अगर तुम लोगों को याद हो फोटोसिंथेसिस का, तो वहां पे हमने कहा था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आए थे ना प्लास्टोक्विनोन के पास, याद आ रहा है, तो इस प्लास्टोक्विनोन ने 2H पॉजिटिव जो है वो हमारे पास क्या कर लिए थे, गेन कर लिए थे स्ट्रोमा से। तो इस गेन की वजह से क्या, ये जो PQ था वो PQH2 में कन्वर्ट हो गया था। और हमने क्या कहा था कि इसने हाइड्रोजन के एटम जो है वो गेन कर दिए तो ये हो गया रिड्यूस। ये क्या हो गया, रिड्यूस, क्योंकि वहां पे हुई थी रिडक्शन। फिर PQH2 ने जो
2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए थे साइटोक्रोम के पास, हाइड्रोजन उसने रिलीज कर दिए थे स्ट्रोमा में, और खुद फिर से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला गया था। तो हमने कहा था कि जो प्लास्टोक्विनोन है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है क्योंकि इसने हाइड्रोजन एटम गेन नहीं किए, जबकि PQH2 जो है प्लास्टोक्विनोन वो हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म है। क्यों वो रिड्यूस्ड फॉर्म है? क्योंकि उसने हाइड्रोजन के जो एटम है वो गेन किए थे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये देखिए रिएक्शन हुआ जिसमें ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म था वो रिड्यूस हुआ, फिर रिड्यूस होने के बाद दोबारा ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये क्या हुआ? एक हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। तो इसी तरीके से हमारे पास जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी वो भी हमारे पास सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस है, उसमें भी हमारे पास क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी, एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। तो ये हमारे पास क्या हुई? हमारे पास होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये होगी, फिर उसके बाद कि एक तो हमारे पास ये पॉइंट पता चला कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है। ठीक है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसलिए बताने का मकसद यही था कि तुम लोगों को ये पता चले कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होगा, कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होंगे सारे। ठीक है, पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शन है। क्या है हमारे पास? कैटाबॉलिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसका मिस करना जो है ना वो बेवकूफी होती है, क्योंकि इसमें वही पॉइंट्स बताए जाते हैं जो कि असल में क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास पहला तो ये कि रिडॉक्स रिएक्शन है, दूसरा ये कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शन है। क्या है हमारे पास? कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब कैटाबॉलिक रिएक्शंस का क्या मतलब होता है? ठीक है, देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या, कौन से रिएक्शंस होते हैं? वो तमाम के तमाम रिएक्शन जो कि लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं ना, उनको कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। उनको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर मेटाबॉलिज्म। इस चीज को समझो, मैट्रिक में समझो होगा, अभी फिर से इसको दोबारा से रिकॉल करो। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? चेंज इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे पास केमिकल चेंजेस होती है इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। वो जो मेटाबॉलिज्म है वो दो टाइप्स का होता है। कितनी टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। और एक हमारे पास होता है एनाबॉलिज्म। एक हमारे पास क्या है? कैटाबॉलिज्म, और एक हमारे पास क्या है? एनाबॉलिज्म। कैटा का मतलब ये होता है तोड़ फोड़ करना, मतलब चीजों को तोड़ना, खत्म करना, ब्रेक कर देना, ये चीजों को करना, वो कैटा का मतलब ये होता है। बॉलिज्म का मतलब होता है चेंज। तो मतलब ऐसा चेंज जिसमें कोई चीज टूटती है, ऐसा चेंज जिसमें कोई चीज टूटती है, मतलब कोई चीज बड़ी थी और उससे छोटी चीजें बन गई, तो वो हमारे पास कैटाबॉलिज्म होता है। एना का मतलब होता है रीजनरेट होना, दोबारा से बनना, जुड़ जाना। तो एनाबॉलिज्म जिसमें छोटी चीजें मिलके बड़ी चीजें बनाएंगी, जिसमें चीजें मिल रही होती हैं। कैटाबॉलिज्म में टूट रही होती है और एनाबॉलिज्म में मिल रही होती है। तो वो हमारे पास दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस। समझ आ गई? कैटाबॉलिज्म मतलब जिसमें चीजें टूट रही होती हैं, एनाबॉलिज्म जिसमें चीजें बन रही होती हैं। समझ आ गई? तो ये हमारे पास जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये भी कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब इसमें चीजें टूटेंगी, इसमें चीजें टूटेंगी। फिर एक और बात याद रखना कि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी गेन होती है। एनर्जी क्या होती है? गेन होती है। लाजमी बात है, अगर बांड की फॉर्मेशन होगी तो बांड की फॉर्मेशन तभी हो सकती है जब उसको एनर्जी जो है ना किलो जूल्स में मिलती है। तो एनाबॉलिज्म में एनर्जी गेन होती है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। एक बात याद रखना, मतलब अगर कैटाबॉलिज्म होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, अगर एनाबॉलिज्म करवाना है तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी मैं बेहतरीन एग्जांपल दे देता हूँ। एनाबॉलिक रिएक्शन की बेहतरीन एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शंस की मिसाल कैसे है? वो ऐसे है कि देखो वहां पर भी CO2 एक छोटी सी चीज है, H2 एक छोटी सी चीज है, ये दोनों मिलकर एक बड़ी चीज बनाते हैं C6H12O6। तो यहाँ पे एनाबॉलिक काम हो रहा है ना, चीजें बन रही है, बड़ी चीजें बन रही है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? एनाबॉलिक रिएक्शंस है। और अगर कैल्विन साइकिल में याद हो तो ये चीज बनने के लिए हमें बहुत सारी ATP और NADPH जो है वो देनी पड़ती थी, तब जाके ये चीज बनती थी। ठीक है, तो मतलब एनाबॉलिज्म में एनर्जी गेन करनी पड़ती है, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन में एनर्जी गेन होती है। तो हमारे पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन अगर कैटाबॉलिक रिएक्शंस है तो इट्स मीन कि इसमें से भी एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कोई चीज टूटेगी और उससे एनर्जी रिलीज होगी।
अब हम चीजें को क्यों तोड़ रहे हैं? सेल्यूलर रिस्पायरेशन होती है कि हमें एनर्जी हासिल हो, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हम जो चीजें हैं, जो मॉलिक्यूल्स है, उसकी ब्रेक डाउनिंग होती है। तो यहाँ पर कैटाबोलिज्म रिएक्शन है। कैटाबोलिक रिएक्शन जो तो मतलब हल हो गया कि हमारे पास यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। वो किस फॉर्म में रिलीज होगी? वो हमारे पास एटीपी के फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है, वो हमारे पास NADPH की फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है, वो FADH2 की फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है, काफी फॉर्म में रिलीज हो सकती है। लेकिन हमारे पास एनर्जी जो है, जब भी कोई बॉन्ड टूटता है ना, याद रखना, कोई भी एक बॉन्ड टूटता है तो उस टूटने की वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज हो। तो कैटाबोलिज्म रिएक्शन मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एनाबोलिज्म रिएक्शन मतलब एनर्जी गेन होगी, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। सही है? तो एनाबोलिज्म की जो एग्जांपल है वो फोटोसिंथेसिस हो गई, और कैटाबोलिज्म की जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या होगी? सेल्यूलर रिस्पायरेशन। तो कैटाबोलिक रिएक्शंस का भी समझ आ गया। एक हमारे पास है कि ये एक बात, पहले एक बात आती है रिडॉक्स रिएक्शंस है, दूसरी ये कि कैटाबोलिक रिएक्शंस है। अब अगर इस हवाले से हम सेल्यूलर रिस्पायरेशन को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेल्यूलर रिस्पायरेशन is a series of redox reactions, is a catabolic series of redox reactions where breakdown of molecules occurs to obtain energy for cellular purposes। ठीक है, सिंपल इसके डेफिनेशन हमने कर दी। बुक में क्या लिखी हुई है उसका हमें नहीं पता है कि क्या लिखी होगी, लेकिन इसी से रिलेटेड होगी। ठीक है, कि हमारे पास क्या है? सेल्यूलर रिस्पिरेशन सीरीज ऑफ कैटाबोलिक रिडॉक्स रिएक्शंस है, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर्स टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेल्यूलर पर्पसेस। सेल के पर्पसेस के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो वो जो एनर्जी है वो हमारे पास सेल्यूलर रिस्पायरेशन के थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं, और ये बड़ा एक प्राइमरी एक हमारे पास रिएक्शन है जो कि बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। क्योंकि अगर इसमें से कोई एक रिएक्शन किसी एक स्टेप पे भी रुक जाए ना, क्या कह रहा हूँ, इनमें से कोई एक रिएक्शन किसी एक स्टेप पे भी रुक जाए, मर गए, डेथ है तुम्हारी पक्की। अगर ये इसको कहते हैं प्राइमरी रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिएक्शंस के अगर जिंदा रहने के लिए इन रिएक्शंस का परफॉर्म होना जरूरी है, उनको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? मतलब हमारे मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसमें चीजें जो है वो टूटेंगी, और उनके टूटने की वजह से हमारे पास एनर्जी गेन होगी। वो एनर्जी हम इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज करेंगे, और उसकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर ये रिएक्शंस किसी भी जगह रास्ते में रुक गए तो हम लोग मर गए, क्योंकि एटीपी के बनना, जो हमारी बॉडी में एटीपी किस तरह बन रही है, वो चीज जो है वो इसी रिएक्शन में डिफाइन किया जाता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये हमारे अंदर भी हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस हमारे अंदर नहीं हो रही थी तो उसको हम ज्यादा रिलेट नहीं कर सकते। सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारे अंदर हो रहा होता है कि हम कोई खुराक खाते हैं ना, कहते हैं कि कुछ खा लो, एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। तो अब जो इसमें हमने यही देखना है कि भाई कुछ खाने से ताकत आती कैसे। हम खाते हैं, हमारे मैदे में कहते हैं कि खुराक जो है वो हजम हो गई आंतों में, उसके बाद वो ब्लड में शामिल हो जाती है और फिर डिफरेंट सेल्स में जाती है। तो जब वो सेल्स के पास जाती है तो उसमें के बाद सेल में क्या होता है? वही तो चीज हमारे पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। मतलब सेल कैसे जिंदा रह रहा है, तो सेल अपनी खुराक कैसे बना रहा होता है, सेल अपनी एनर्जी कैसे ऑब्टेन कर रहा होता है, तो वो हमारे पास क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, फिर इसके बहुत सारी टाइप्स भी हैं। क्या है? बहुत सारे रिएक्शन भी है और बहुत सारे टाइप्स भी। हम उनका एक ओवरव्यू लेंगे कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हो, चाहे वो यूकैरियोट्स की बात कर रहे हो, ये बात याद रखना। चाहे हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हो जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, चाहे हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हो, अपनी बात कर रहे हो जिसमें एक डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, दोनों में जो हमारे पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो अकर होती है, दोनों में होती है, याद रखना। और इन दोनों का एक कॉमन स्टेप है, और वो कॉमन स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। तो मतलब हमारे पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो स्टार्ट है, जो पहला स्टेज है, वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। क्या है हमारे पास? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट, और लाइसिस का मतलब उसका टूटना। तो मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स टूटेंगे, और ज्यादातर हम स्टार्ट ग्लूकोज से लेते हैं कि ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिएक्शन है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, दोनों का जो कॉमन स्टेप रिएक्शन है, जो कॉमन रिएक्शन है वो क्या है? कॉमन रिएक्शन है, याद रखना। कॉमन रिएक्शन किसका? कॉमन रिएक्शन इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स।
दोनों में हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है कॉमन है, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में अकर होती है, ठीक है, और होती भी साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो सबसे पहला रिएक्शन जो सेलुलर रेस्पिरेशन का होगा वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस में जो हमारे पास ग्लूकोज है वो उसकी ब्रेक डाउनिंग होगी और ब्रेक डाउन होकर उसे थोड़ी बहुत एटीपी मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला हमारे पास होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज के बदले में बनेगा हमारे पास पायरुवेट। कैसे बनेगा उसको हमने वन बाय वन इंशाल्लाह एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसमें जितनी चीजें मैं लेकर आऊं ना, इसको यूं समझो कि इसमें एक एक बात, एक एक वर्ड पे हमारा पूरा पूरा लेक्चर इंशाल्लाह होगा, पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस से हमारे पास बनती है पायरुवेट, पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। अब वो जो पायरुवेट है, अब मतलब ग्लाइकोलाइसिस तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। अब अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलती है, अगर O2 अवेलेबल हो जाए, O2 अवेलेबल हो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हो, इसकी बेस पे दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल हो, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, अवेलेबल हो, तो वो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, वो हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। दोनों के पाथवेज डिफरेंट है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन अलग रास्ते में जाते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अलग रास्ते से जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो डिफरेंसेस आती हैं वो हमारे पास यहाँ पे आती है, O2 अवेलेबल है या नहीं है। अब हम कहते हैं हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे अंदर जितना भी सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, अगर उसमें O2 अवेलेबल ना हो तो वो उसमें से कोई भी रिएक्शन आगे प्रोसीड ना करे, ठीक है, वो आगे क्या ना करे, प्रोसीड ना करे। तो वो जो O2 है, ये जो हमें ऑक्सीजन चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए, हवा हमें सांस लेनी चाहिए, ये जो सांस लेने का प्रोसेस है, ये जो ऑक्सीजन है वो असल में यहाँ पे यूज हो रहा होता है। कहाँ यूज हो रहा होता है? यहाँ पे यूज हो रहा होता है, और ये हर सेल में हो रहा होता है। तो अगर बिलफर्ज एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, अगर O2 अवेलेबल है, तो ये जो पायरुवेट है उसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन, उसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अगर इसको O2 अवेलेबल है तो ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट बनते हैं, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो जाती है क्योंकि O2 अवेलेबल था, इसने एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये क्रेब्स साइकिल में इंटर होती है, किसमें इंटर होती है? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में भी एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में इंटर होने के बाद जो CO2 है वो रिलीज होता चला जाता है, यहाँ से CO2 वगैरह जो है वो रिलीज होते चले जाते हैं। सही हो गया। तो उसके बाद चाहे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, वो हमारे पास NADPH और FADH2 जो है वो बनेंगे, क्रेब्स साइकिल में भी बनेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में भी बनेंगे, इवन यहाँ पे भी हो सकते हैं बन जाए, ठीक है। तो वो जो हमारी चीजें हैं, अब ये हमारे पास रिड्यूसिंग जो एजेंट्स है, इसको हम फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भेजते हैं। क्या भेजते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजने की वजह से हमारे पास बहुत सारी एटीपी इनसे बन जाती है। ये जो एटीपी बनती है इसको ऑक्सीडेटिव लेवल फास्फोरिलेशन बोलते हैं। जो यहाँ पे एटीपी बनेगी वो सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोरिलेशन है, उसको हम वन बाय वन देखेंगे। और इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। किसमें? अगर O2 अवेलेबल हो। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशंस की बात करें, किसकी बात करें? एरोबिक रेस्पिरेशंस, तो फिर ये वाला सारा काम होगा। कौन सा काम होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगी, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल से ये चीजें बन जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगी, और इस तरीके से हमारे पास एटीपी इन द एंड बन जाती है, एटीपी इन द एंड बन जाती है। अगर इस सारे प्रोसेस को देखें एरोबिक रेस्पिरेशंस में, तो यूकैरियोटिक सेल्स में 36 एटीपी बनती है, याद रखना। यूकैरियोटिक सेल्स में एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी बनेगी? 36 एटीपी जो है वो बन जाती है, अगर यूकैरियोटिक सेल्स में। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो और जो सेल्स है वो प्रोकैरियोट हो, मतलब प्रोकैरियोट्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है, तो वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर प्रोकैरियोट्स में हो रही होती है तो वहां पे 38 एटीपी जो है वो बनेगी। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखो। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब अगर O2 अवेलेबल हो तो इस पूरे रिएक्शंस में, इन सारे स्टेप्स में हमारे पास कितने एटीपी आ जाएंगे? हमारे पास 36 आएंगे और प्रोकैरियोट्स के पास 38 आएंगे। अब अगर हमारे पास O2 अवेलेबल ना हो, ये कब सारा कुछ कहां से स्टार्ट हुआ था? इस O2 से। अगर O2 अवेलेबल हुआ तो ये सारा काम होगा। अब अगर ऐसे सेल्स हैं जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें O2 अवेलेबल नहीं होता, तो
तो जहां पे O2 अवेलेबल ना हो, नो O2, अगर O2 ना हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ये जो पायरुवेट है उसकी होगी फर्मेंटेशन, उसकी क्या होगी, फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इस पायरुवेट की क्या होनी है, फर्मेंटेशन होनी है। अब वो फर्मेंटेशन दो टाइप्स की हो सकती है, वो फर्मेंटेशन हमारे पास दो टाइप्स की हो सकती है, या तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, क्या होगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, या हमारे पास वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। कौन सी होगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। समझ आ गई कि अगर हमारे पास पायरुवेट को O2 अवेलेबल ना हुआ, अगर O2 अवेलेबल हुआ तो फिर तो ये सारा काम होगा, अगर O2 अवेलेबल ना हुआ तो फिर ये सारा काम होगा, क्या कि वो पायरुवेट या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन उसकी होगी या फिर उसकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुई तो उसका जो प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लैक्टिक एसिड। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुई तो उसका प्रोडक्ट एथेनॉल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एथेनॉल आ जाएगा। और इसमें तकरीबन ओवरऑल इसको कोई 2 एटीपी जो है वो बच जाते हैं, बेचारे प्रोकैरियोट्स जो एनारोबिक है उनको सिर्फ ये पूरे प्रोसेस में 2 एटीपी जो है वो बच जाते हैं, वो भी ग्लाइकोलाइसिस में बच जाते हैं। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि हमारे पास ये यहाँ पे ऐसे क्यों होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, एरोबिक क्या होती है, एनारोबिक क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये ऑक्सीडेशन कैसे होगी, क्रेब्स साइकिल कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे एक्टिव करेगा। अब ये सारा जो हमारे पास है ये सेल्यूलर रिस्पिरेशन के टॉपिक्स हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, सेल्यूलर रिस्पिरेशन के टॉपिक्स हैं। तो अब जो चीज हमने समझनी है, हमने ये जो इस लेक्चर का जो मकसद है वो यही है कि हमने असल में पढ़ना क्या है और किस सीक्वेंस में पढ़ना। बच्चों को पता नहीं चलता कि पांच दफा मतलब फर्स्ट ईयर के लेवल पे बड़ा मसला होता है, किसी से पूछ ले बंदा ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहले होती है या क्रेब्स साइकिल पहले होती है, तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्रेब्स साइकिल पहले होगी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहले होगी, उनको सीक्वेंस ही नहीं पता कि क्या होना है और कब होना है, कैसे होना है। ठीक है, तो इसमें हमने देखे वन बाय वन हम टॉपिक पढ़ लेते, लेकिन हम उसकी कनेक्शन भी जरूरी है कि कौन सा टॉपिक कहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन से टॉपिक के बाद कौन सा काम होना है। ठीक है, तो ये इसके लिए हमने ये लेक्चर जो है वो हम ये डेवलप करते हैं, जो इंट्रोडक्टरी एक बहुत बड़े लेक्चर से पहले जिसमें बहुत सारे अंदर लेक्चर आते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस था, इसी तरह हमारे पास सेल्यूलर रिस्पिरेशन है, इसी तरह फोटो रिस्पिरेशन है, तो ये बड़े लेक्चर्स हैं। इसके अंदर फिर छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह के सेल्यूलर रिस्पिरेशन, उसकी बेसिक डेफिनेशन वगैरह, फिर उसका एक ओवरव्यू, एक कांसेप्ट आर्ट जिसमें मतलब चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड है और किस चीज को कब हमने पढ़ना है, इन चीजों को देखना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस का क्यों होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ही हमारे पास एक कॉमन स्टेप है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस का होना मस्ट है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा जो तकरीबन ये लंबा लेक्चर होगा। ग्लाइकोलाइसिस याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये वाले, ये एक लेक्चर ये होगा, 3 लेक्चर ये हैं। ये 4 ऐसे लेक्चर हो गए जो इंशाल्लाह 50 से 1 घंटे के बीच में, 50 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में हमारे ये लेक्चर होने वाले, तो इनको गौर से सुने क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट्स होता है। बाकी उसके लिए 1-2 लेक्चर बच जाएंगे जो कि छोटे छोटे लेक्चर होने, जैसे पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होनी है, एसिटाइल कोएंजाइम ए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, और फिर आगे कीमियोस्मोसिस और सबस्ट्रेट और ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो जब हम ये चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह उसको साथ ही उसके अंदर वो चीजों को कंसेप्ट के साथ उसको समझा देंगे, उसका मसला नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमने ऑक्सीडेशन करवानी है किसकी, पायरुवेट के एसिटाइल कोएंजाइम ए में, कि बिलफर्ज अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ। फिर उसके बाद हमने क्रेब्स साइकिल को डिटेल से देखना है, क्रेब्स साइकिल के बाद हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिटेल से देखना है। ये डिटेल्स में देखने के बाद अब फिर हम दोबारा से आएंगे कि अगर O2 अवेलेबल ना हुआ तो क्या होगा। अब बुक में पहले ये समझाया गया लेकिन ये जरूरी नहीं है, हम पहले इस रिएक्शन जो हमारे अंदर हो रहा है वो देखेंगे, उसके बाद फिर इसको समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा कि अगर O2 अवेलेबल ना हुआ तो कोई क्रेब्स साइकिल वाइकल नहीं होना, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं अकर होनी। ठीक है, क्योंकि उसको O2 अवेलेबल नहीं है तो उसकी डायरेक्ट होगी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और इस पे हमारी पूरी डिग्री होती है, फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी जो है पूरा सब्जेक्ट होता है सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी लेवल में। तो फर्मेंटेशन क्या है, उसमें 2 तरह की फर्मेंटेशन हो सकती है सेल्यूलर रिस्पिरेशन में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, इन दोनों का हम फिर बाद में देखेंगे। तो ये था ऑल अबाउट द कांसेप्ट ओवरव्यू ऑफ
सेलुलर रिस्पायरेशन के हम सेलुलर रिस्पायरेशन में बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। ठीक है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो हमने यहाँ से ये देखना, याद रखना, यहाँ पे शुरू होगा C6H12O6, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया जाएगा और इसको काट काट के इसको इतना काटा जाएगा कि इतनी एटीपी हमें मिल जाएगी। और ये सारी कहाँ से आएगी, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आएगी। और ये बेचारा जो है वो एंड में CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, मतलब यही C6H12O6 प्लांट्स ने इतनी मुश्किल से इन दोनों को मिला के ये चीज बनाई थी। हम क्या करेंगे, हम इसी को स्टार्टिंग में लेंगे और ये हमारा एंडिंग प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस में ये स्टार्ट में था और जब ये बन गया तो हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस खत्म हो गई। यहाँ पे क्या होगा, ये चीज स्टार्ट में होगा और जब ये चीजें दोनों बन जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारे सेल्यूलर रिस्पायरेशन खत्म हो गया। तो ये हमारे पास ऑल ओवर एक कॉन्सेप्ट आर्ट था। होप सो आप लोगों को थोड़ा कनेक्शन मिल गई होगी कि हमने किस चीज़ों को कहा कैसे कनेक्ट करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ग्लाइकोलाइसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।